हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। सो आज आपकी हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन हम पढ़ने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 7। सो बहुत ही सरल सा चैप्टर है, इसका हम एक छोटा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये भी थोड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर चैप्टर है, लेकिन टोटल चैप्टर है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, सो इंडिया में एजुकेशन बहुत पहले से ही थी। ठीक है, बहुत ही तरीके की लाइक सरल तरीके की एजुकेशन वहां थी, और उसके बाद ब्रिटिशर्स के आने के बाद उस एजुकेशन में कितना चेंज आया। ठीक है, और हाउ इंडियन रिएक्टेड एंड अडेप्टेड इट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सो इसमें क्या बताया गया है कि अपने हिसाब से उन्होंने कैसे टेस्ट कैसे वैल्यूज दी उस चीज को, कैसे अपना टेस्ट चेंज करा, क्या वो अडेप्ट कर पाए थे उसे या फिर उनको कोई दिक्कतें आई थी, ये सब इस चैप्टर में है। पूरा चैप्टर एजुकेशन की लाइन पर पूरा बेस्ड है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑलवेज बी लर्निंग एजुकेशन के ऊपर ये पूरा दे रखा है। नेक्स्ट हम टॉपिक्स पे जाना स्टार्ट करते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब आपको ये टर्म ओरिएंटलिज्म से घबराना नहीं है। ओरिएंटलिज्म का मतलब है कि कोई एक स्कॉलर, समझ लीजिए कोई एक इंसान, कोई एक इंडिविजुअल स्कॉलर है, किसमें एक एशिया के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, यानी कि एशिया में, एशिया का जो हमारा जो बहुत बड़ा एशिया है ना, जिसके अंदर चाइना है, जापान है, इंडिया भी आता है, सो ये एशियन कंट्रीज मानी गई। तो एक स्कॉलर है जिसे इन एशियन कंट्रीज का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उसको क्या कहा जाता है? ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। विलियम जोन्स 1783 जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिंग्विस्टिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन संस्कृत हेरिटेज। अब जो ये थे ना विलियम जोन्स करके जो थे, वो अपॉइंट करे गए थे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज की तरह। ठीक है, लिंग्विस्ट। अब भाई लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट वो होते हैं जो भाषिक, मतलब बहुत सारे भाषाओं में जिनको बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त हो रखी होती है, यानी कि उन्हें बहुत सारे भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानना है कि विलियम जोन्स को लैटिन और ग्रीक आती थी, जो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। भाई ऑक्सफोर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वहां से उन्होंने लैटिन एंड ग्रीक पढ़ी थी, पर्शियन पढ़ी है, अरेबिक पढ़ी है, एंड उन्होंने इंडियन सांस्कृतिक टेक्स्ट को भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वो हमारे इंडियन संस्कृत हेरिटेज को भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे, एंड उसमें बहुत रुचि दिखाते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे। ठीक है, सो विलियम जोन्स के बारे में पता कर लिया है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है कि नेक्स्ट पॉइंट में है कि टुगेदर विद थॉमस कोलब्रुक इंट्रोड्यूस एशियाटिक सोसाइटी एंड ट्रांसलेटेड इंडियन लैंग्वेजेस। अब सिर्फ विलियम जोन्स ही नहीं थे जिनको हमारे इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो पास्ट है, वो पसंद आता था। इंडियन संस्कृत लैंग्वेज इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है और बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर उसे समझा जाए तो बहुत ज्यादा आप उसमें रुचि देंगे अपनी। ठीक है, सो विलियम जोन्स और थॉमस कोलब्रुक नाम के ये दो शख्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में काफी ज्यादा रुचि दिखाई, और साथ में क्या करा, इन्होंने साथ में इंट्रोड्यूस करवाई एशियाटिक सोसाइटी, जिसको एशियाटिक रिसर्च भी बोला जाता है। ठीक है, सो इन दोनों ने साथ में सोसाइटी बिठाई। साथ में थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1791 एंड मद्रास एंड 1781। ठीक है, फॉर इस्लामिक लॉ एंड स्टडी। अब आपको पता ही होगा कि इंडिया में दो मेजर धर्म थे, एक था मुस्लिम, एक था हिंदू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी धर्मों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बाकी धर्म भी थे, अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी जो परसेंटेज था वो काफी कम था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो थे ना, वो सबसे ज्यादा मेजर, दो मेजर ग्रुप थे, यानी कि 50-50, मतलब 50-50 तो ज्यादा रेशियो हो गया, 40 ले सकते हैं 40, बाकी जो 10-20% होंगे वो बाकी रिलीजन होते थे। सो क्या बोला गया है यहाँ पे कि हिंदुओं के लिए इन लोगों ने बनारस में 1791 में कॉलेज भी खुलवाया। ये चाहते तो ये लोग अपना ही, ब्रिटिश लोग अपना ही देते कल्चर, अपना ही एजुकेशन देते, लेकिन ये कुछ भले लोग थे जो चाहते थे कि जो हमारे इंडियन बच्चे हैं ना, वो लोग उन्हीं के इतिहास के बारे में पढ़े, जिससे वो फेमिलियर हो।
ठीक है। सो हिंदू कॉलेज बनारस में बनवाया गया 1791 में, एंड लॉ इस्लामिक जो पढ़ाई होती है मदरसा बनवाया गया। ठीक है, मदरसा नाम जरूर सुना होगा, मदरसा जिसके अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं जो इस्लाम से रिलेट करते हैं या फिर जो इस्लाम कबूल करते हैं। ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या बनाया गया, कॉलेज बनाया गया इनकी पढ़ाई के लिए। आप देख सकते हैं ये है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, यहाँ पे मुंबई में है, ये मुंबई में लोकेटेड है, कभी जाइएगा तो देखिएगा। ठीक है, इसी के साथ ये हमने पूरा टॉपिक जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब इसके साथ अगर आपको देखना है कि हमारी बनारस और हमारी इस्लामिक जो मदरसा था वो कैसा दिखता था, ये है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड साइड में देखिए कितना खूबसूरत कारीगरी, इससे पता ही चल रहा है कि इस्लामिक कल्चर है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, सो इस्लामिक लॉ के लिए पढ़ाई के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट बहुत आएगा यहाँ पे। मैं बता दूं ईस्ट और वेस्ट किसे कहा जा रहा है। ईस्ट कहा जा रहा है हमारे इंडियन पढ़ाई को, हमारा हिंदू जो हिंदुइज्म एंड मुस्लिज्म मतलब कह सकते हैं, मतलब पूरा जोड़ जाड़ के इंडियन जो एजुकेशन है, मैं इसको कोई धर्म से नहीं मापूंगी, मैं डायरेक्ट इसे इंडियन कहूंगी। ठीक है, तो ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, इंडियन बोला जा रहा है, और वेस्ट को यानी कि वेस्टर्न कल्चर को बोला जा रहा है ब्रिटिशर्स के साइड वाली एजुकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, जेम्स मिल अलोंग विथ थॉमस Macaulay exclaimed, disciplined, practical, scientific knowledge should be studied without wasting money on Eastern education। अब भाई ये है हमारे जेम्स मिल जी, देख लीजिए ये जेम्स मिल जी है, इन्होंने ये बोला था कि ये जो ईस्टर्न एजुकेशन होती है ना, जो इंडियन एजुकेशन जो चली आ रही है भाई, इसमें कोई भी सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, बल्कि उनको पता नहीं कि कितनी महत्वपूर्ण थी हमारे लिए, कितना कल्चर था इसके अंदर, बहुत खूबसूरत एजुकेशन हमारी चलाई जाती थी। लेकिन कौन अपनी ही दाल को कौन खराब बोलेगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि इसमें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं मिलेगी बच्चों को, बच्चे ढंग से सिविलाइज नहीं हो पाएंगे, बच्चे आगे जाके डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो नाखुश थे, वो इसकी अगेंस्ट थे। ईस्टर्न एजुकेशन में एरर्स निकालने लग गए थे, ग्रेव एरर्स यानी कि बहुत ही बड़ी भयंकर वाली एरर्स निकालने लग गए थे, खामियां निकालने लग गए थे। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि भाई ईस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना यानी कि अपने पैसे नाली में बहा देना होगा, सो ब्रिटिशर्स ये ना करें। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलेज वे शट क्लोज एंड इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रमोटेड इन 1835 में। आप याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे बस जो पीरियड्स है उनको बस जल्दी से याद होगा चाहिए। 1835 समझ लीजिए। ठीक है, 1835 में इंग्लिश को प्रमोट किया गया बाय जेम्स मिल। उन्होंने बोला कि ये जो पूरी की पूरी जो इंडियन एजुकेशन है उसको हटा दिया जाए और इंग्लिश एजुकेशन, यूरोपियन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। और जितने भी बनारस के जो कॉलेजेस थे, जिसकी मैंने आपको दिखाया, ये जो कॉलेज बने थे, हिंदू कॉलेज बनारस में बना था 1791 में, इस्लामिक कॉलेज जो मदरसा था आप कह सकते हैं 1781 में बना था, तो इसको बंद करवा दिया गया था। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज अगेंस्ट ऑफ द नोशन ओरिएंटल लर्निंग। ठीक है, सो ओरिएंटल लर्निंग के अगेंस्ट थे। कौन थे? चार्ल्स वुड। अब चार्ल्स वुड कौन थे भाई? चार्ल्स वुड थे जनरल डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, जो पूरी कंपनी है ना उसके जनरल डायरेक्टर थे बोर्ड के। एंड उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई ये इंडिया में इंडियन एजुकेशन हम चलने नहीं देंगे, हमारी यूरोपियन लर्निंग ही वहां पे जाएगी। भाई कोई सरपैर नहीं है इसके अंदर, ऐसी ऐसी बातें बोली थी भाई उन्होंने, इवन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। एंड वो उसके अगेंस्ट थे और उन्होंने एक नाम दिया चार्ल्स वुड का, अपना ही नाम दिया, वुड डिस्पैच। अब ये क्या था? वुड डिस्पैच मतलब कि ये एक डिस्पैच यानी कि एक ऑर्डर चला गया था कि इंग्लिश लर्निंग ही आगे बढ़ाई जाएगी। सो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स कैन लर्न trade and commerce benefits and can learn about resources for development।
अब ये लोग सोचते थे कि इंडियन एजुकेशन में बच्चे डेवलप नहीं कर पाएंगे, सिविलाइज नहीं हो पाएंगे, पूरी की पूरी पृथ्वी के बारे में, लाइक वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, लिटरेचर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये जो इतने भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में शायद इंडियन एजुकेशन में होगा ही नहीं। भाई बड़े दावे के साथ बोल रहे थे ये लोग, लेकिन आगे जाके हम भी इंडियन एजुकेशन में ही है, हम भी इंडिया में ही, हम भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हम मतलब महाशय नहीं है क्या? आप लोग भी देखिए कितना अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लेते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हैं। सो ये ब्रिटिशर्स की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंडियन की ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आज उनसे भी ऊपर हैं, ठीक है, उनसे भी ऊपर हैं और इनको हम गलत साबित कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि कॉमर्स और ट्रेड ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। भाई हमारे आर्ट्स में, हमारे कॉमर्स में अलग स्ट्रीम बनी हुई है, उसके अंदर भी कॉमर्स है, तो हम पढ़ रहे हैं, इनको गलत साबित कर रहे हैं। सो ये देखिए ग्लोबो है कि भाई बुक्स यानी एजुकेशन में भी ब्रिटिशर्स का ठप्पा लग जाएगा, ठीक है। सो एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। What happened to India, to Indian education, to Indian schools? What happened to Indian schools? The report of William Adams. अब यहाँ पे बस एक छोटी सी बात बताई गई है कि प्री ब्रिटिश टाइम, यानी कि ब्रिटिशर्स के इंडिया को कब्जे में करने से पहले इंडिया का क्या हाल था एजुकेशन के मामले में, वो कैसे प्रगति कर रहा था, या फिर उसका क्या क्या जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या थे, ठीक है। सो विलियम एडम्स नाम के ये जो इंसान थे, स्कॉटिश मिशनरी थे, इन्होंने बहुत डिग्रियां हासिल कर रखी थी। इनको ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप जरा बंगाल और बिहार का चक्कर लगा के आइए कि वहां जो एजुकेशन है वो किस लेवल पे है, कैसी चलती है, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, ठीक है। सो इनको दौरा करने भेजा हुआ था, क्रिएटेड अ रिपोर्ट ऑन इंडियन एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख पाठशालास विद 20 लाख चिल्ड्रंस, no classrooms and blackboards and registers, timetables, annual exams were taken. मतलब ना ही बोला जाए तो वैसे आज के टाइम पे तो इंडियन एजुकेशन भाई बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट, लेकिन उस वक्त पे शायद हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, काफी कमी पड़ती थी। हम लोग भाई एक किसानी देश थे, हम लोग बोते थे और एग्रीकल्चर में ज्यादा रहते थे। ऐसा नहीं कि बाकी उसमें नहीं रहते थे, भाई बाकी में भी अव्वल थे, लेकिन जो पाठशालाएं थी वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं। अब देखिए बोर्ड आ गए हैं, बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब अभी आ रही हैं, उस वक्त में इतनी नहीं थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने खामियां निकाल ली भाई कि कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कि कोई भी रजिस्टर नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, एग्जाम नहीं होते हैं, ऐसी बहुत सी बातें बोली गई। एंड उसके बाद क्या, 20 लाख बच्चे 1 लाख पाठशालाओं में पढ़ते थे, ठीक है। आप इसमें पाठशाला का एक तरीके से देख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड यहाँ दे रखा है, लेकिन उस पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई है एंड ये पेड़ों के दरख्तों के नीचे पहले क्या होता था कि बैंगन ट्री जो होती थी ना, बरगद का पेड़, उसके नीचे बच्चों को बैठ के पढ़ाया जाता था। हमारे बोधि धर्मन जो थे उनकी भी अपने सुंदर पिक्चरें देखी होंगी कि वो बैठ के प्रीचिंग्स दे रहे हैं। सो नेचर में पढ़ना कोई गलत तो बात नहीं थी ना, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रही थी। सो उन्होंने खामियां निकाल दी कि ये गलती है, वो गलती है। और क्या बोला गया था कि 4 से 5 पंडितों को स्कूल पे ऑर्गेनाइज, हम आगे जाके स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से नए रूल उन्होंने तब्दील कर दिए थे। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने मतलब ये क्रिएटिंग अ रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन, उसने एक रिपोर्ट बनाई कि ये सारी चीजें जो ब्लैक बोर्ड, रजिस्टर, ये सब नहीं थी वहां पे, ठीक है। उसने एक छोटी सी रिपोर्ट बना के ब्रिटिशर्स को भेज दिया। अब फीस वेयर टेकन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशन along with classes were not taken during the time of harvest. अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब हुआ कि जो किसानों के, जो पीजेंट्स के बच्चे होते थे ना, वो भी स्कूल में पढ़ा करते थे। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। किसानों के भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं और फीस उनके जो माँ बाप होते थे, किसानों के मतलब जो किसान होते थे, इनके जो माँ बाप होते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ही उनसे फीस ली जाती थी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हार्वेस्ट, यानी कि जब कटाई होती है, जब सारी फसलें निकाली जाती हैं और स्टोर कर दी जाती हैं, उस वक्त में माँ बाप की मदद करते हैं बच्चे, हार्वेस्ट में हेल्प करते हैं, तो उस वक्त बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। तो इस वजह से जो पाठशालाएं होती थी वो बंद रहती थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्वेस्ट का मैं बता रही हूँ आपको कि ये हार्वेस्ट हो रहा है। देखिए एक छोटा सा बच्चा हेल्प कर रहा है अपने माँ बाप की, ठीक है, कटाई बुनाई कर रहा है, तो उस वक्त पे पूरा का पूरा फैमिली हेल्प करता था। उस वक्त पे स्कूल्स बंद रहते थे,
ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। ब्लैक बोर्ड है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सीट्स पे बैठे हुए हैं, बच्चे के पास बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं, सीट्स पे बैठे हुए हैं, और भी बहुत यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि एक लड़की लिख रही है, समझ लीजिए एग्जाम का है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एनुअल एग्जाम्स होते थे, बोर्ड भी था, क्लासरूम्स भी थे, और सीट्स भी थी, बेंचेस थे, बुक्स थे, यहाँ सब ये सब चीजें बताई गई जो डेवलपमेंट की ओर इशारा करती है। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि पंडित्स वर अपॉइंटेड ऑन 4 to 5 schools फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पंडित जो थे ना, पंडित, गवर्नमेंटल पंडितों को अपॉइंट करा गया था 1 से 4 या फिर 4 से 5 जो पाठशालाएं होती थी ना, उनके अंदर उन्हें अपॉइंट करा जाता था। किस वजह से अपॉइंट करा जाता था? स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, या फिर कुछ भी खामियां निकल रही हैं तो उसको ठीक करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि रेगुलर क्लासेस, टाइम टेबल, एग्जाम्स, रेगुलर फीस were initiated along with peasant children were unable to study during harvest। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे जो पुराने टाइम की जो पाठशालाएं थी, यानी इंडियन ईस्ट साइड का जो हमारा इंडियन एजुकेशन है, ठीक है, उसमें हार्वेस्ट के वक्त पे जो बच्चे होते थे वो नहीं आते थे, स्कूल भी बंद रहता था, ठीक है, और बच्चे वहां हेल्प करते थे, ठीक है। दूसरा क्या था कि फीस रेगुलर नहीं देनी पड़ती थी, फीस अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन ली जाती थी, ठीक है। और क्लासरूम नहीं थे, बेंचेस नहीं थे, सीट्स नहीं थे, बुक्स नहीं थे, टीचर वही पढ़ाता था जो उसको मन करता था। हमारे इंडियन एजुकेशन में ये रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू रूटीन्स, कुछ न्यू रूल्स बना दिए गए थे, रिफॉर्म कर दिया गया था। वो देखते हैं कि क्या क्या था। पंडित अपॉइंट करे गए थे, रेगुलर क्लास हो रही थी, टाइम टेबल हो रहा था, बोर्ड हो रहा था। ये देखिए बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, बोर्ड वहां पे डाल दिया गया था। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स आ गई थी, पहले टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ते थे। पहले आप देखते हैं पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ऑल थिंग्स, अभी तो हम भाई बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, उस वक्त पे ऐसे ही होता था, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि एग्जाम्स की तैयारी, ये सब, उस वक्त पे एग्जाम्स भी नहीं होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, फीस रेगुलर, एग्जाम्स रेगुलर होते थे, क्लासरूम्स थे, बेंचेस थे, सीट्स सबकी फिक्स थी, और क्या क्या चीजें थी कि हार्वेस्ट के टाइम में सब कुछ भी, जो बच्चा हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं आ पाता था उसको इनडिसिप्लिन माना जा रहा था, भाई उसकी क्या गलती है, इनडिसिप्लिन माना जा रहा था। और ऐसी नए जो रूल्स थे ना, उनको लागू कर दिया गया था। ये वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, इंडिया विद 2 माइंडसेट। इंडिया में 2 तरीके के माइंडसेट चल रहे थे, ठीक है। पहला था ईस्टर्न एजुकेशन, दूसरा था वेस्टर्न। ईस्टर्न यानी कि इंडियन, वेस्टर्न यानी कि ब्रिटिश, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन को अचानक से कोई बाहर निकाल के फेंक देगा? हम कुछ नहीं करेंगे। जो लोग इसके लिए खड़े हुए थे कि नहीं, ब्रिटिश एजुकेशन को हम आने नहीं देंगे, वो लोगों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा जो पूरा टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।